हाय हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम बात करेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर है उस फुल लेंथ पेपर को डिस्कस करेंगे। यानी कि फुल लेंथ पेपर सीरीज होगी जहाँ पे पेपर 1 का जो एक पेपर आपका होता है यूजीसी नेट में, वो पूरा पेपर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम अभी आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेट डिस्कस होगा 25 सितंबर 2020 में, जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग, अच्छा जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, द लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, लेवल ऑफ टीचिंग में, जहां पर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव ये लेवल होते हैं। तो ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया हुआ है कि मेमोरी लेवल में चीजों को रटाया जाता है, रोट लर्निंग की बात होती है, केवल और केवल मेमोरी पे ही फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया सिर्फ मेमोरी, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, जहां पर हम मेमोरी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग को भी रखते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्टिव, जहां पे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और अपनी माइंड को और ब्रॉड अप करते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में गुड मेमोरी भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, इमेजिनेशन, रिटेंशन, ये सारी चीजें आएंगी। एंड रिफ्लेक्टिव में इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से लेवल में जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो एग्जाम्पल में डिस्क्रिमिनेट कर पाए। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ना चीजों को, वहां पे याद तो नहीं करते, एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्क्रिमिनेट करें, यानी कि उनमें डिफरेंसेस को क्लियरिटी से माइंड में समझ पाए। तो वो कौन सा लेवल होगा, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बात अंडरस्टैंडिंग की कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर्स स्टेटमेंट that encourage student to elaborate an answer। ठीक है, अब यहाँ पर टीचिंग के दौरान ही कौन सा ऐसा मेथड होगा इनमें से, वो हमें बताना है जो कि इनकरेज करे स्टूडेंट को कि आंसर को वो इलाबोरेट करे। ठीक है, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है, इलाबोरेट करे आइदर देयर ओन और दैट अदर विल कॉल। ठीक है, चाहे वो खुद से, तो वो इसमें से कौन सा है बताना है। तो स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एंगेजमेंट प्रोसेस एंड प्रोबिंग, ये सारी ही बातें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में की थी कि हेल्पफुल बिहेवियर होते हैं और की बिहेवियर होते हैं, दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। तो ये आपके सामने की बिहेवियर है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर ओरिएंटेड एंगेजमेंट, लर्निंग, स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि की बिहेवियर वो क्या होते हैं, वो सारे बिहेवियर जो जिसमें टीचर मतलब हर एक चीज टीचर ही बताता है, टीचर ही समझाता है। ठीक है, हेल्पफुल में क्या होगा, जहाँ पे स्टूडेंट का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यूज स्टूडेंट आइडिया। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग, टीचर इफेक्ट, तो ये बातें आपकी हेल्पफुल बिहेवियर में आएंगी। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा मेथड है जहां पर स्टूडेंट खुद से आंसर करने की कोशिश करे, उसको बार बार ऐसा मतलब उसको इनकरेज करे टीचर। अब देखिए स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, चीजें सामने आपके सामने स्ट्रक्चर रखा जाता है कि आगे हम किस तरीके की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या हुआ, जब टीचर पढ़ा रहा हो क्लास में तो अलग अलग तरीके से यूज करे। जैसे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में हो गया कि ग्लोब लेकर के आना, ग्लोब से समझाना, मैप से समझाना, स्टिक नोट से समझाना, या फिर मतलब अलग अलग तरीका हो सकता है बताने का। इंस्ट्रक्शनल जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसमें वैरायटी लेकर के आना। ठीक है, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, बच्चे को इंगेज किया जाए, जैसे कि उसे कुछ होमवर्क दे दिया जाए, प्रोजेक्ट दे दिया जाए, इस तरीके का वो काम करे। तो इंगेजमेंट हो बच्चे का, साथ में इंगेजमेंट हो कि वो पढ़ाई में पूरा का पूरा फोकस कर पाए। ठीक है, और प्रोबिंग, ये जो वर्ड होता है प्रोबिंग का मतलब होता है एक तरीके से कि जैसे अगर ये एक स्टूडेंट है और इधर ये टीचर है। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर से क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछा, अब टीचर ने ही कुछ ऐसा क्वेश्चन रिवर्स में पूछ लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर स्टूडेंट ने फिर पूछा, फिर टीचर ने फिर उसके आंसर के लिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया।
उसी से रिलेटेड कि उस क्वेश्चन का आंसर उसी में छिपा हुआ है। तो इस तरह की चीज को प्रोबिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, अगर किसी छोटे बच्चे ने पूछा कि व्हाई वी नीड टू अर्न मनी, मतलब हमें पैसे अर्न करने की क्यों जरूरत है, तो स्टूडेंट ने पूछा ये क्वेश्चन और टीचर जो है उसी में ही पूछ ले, तो उसने ये क्वेश्चन कर दिया कि हमारी इतनी वांट्स क्यों हैं, आपकी इतनी वांट्स क्यों हैं बच्चे। तो फिर वो सोचेगा कि अच्छा वांट्स क्या होती है, फिर वो आंसर देगा कि भाई आपको जैसे चॉकलेट, टॉफी, ये सब क्यों पसंद है। तो ये सर ऐसे करके जब चीजों को समझाना, इसको बोलते हैं प्रोबिंग, कि हम क्वेश्चन के ही माध्यम से एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई डेप्थ नॉलेज मिल रही है। सो इट इज अ प्रोबिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रेदर देन एटीट्यूड। अब इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा जो बिहेवियरल बिलीव्स दैट कॉम्पिटेंसी बिकमिंग द इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा जो फीचर्स है वो बिहेवियरल चीजों को शो करता है। ठीक है, तो दो तरह की बातें होती हैं, आपका बिहेवियरल होता है और दूसरा आपका एटीट्यूडनल होता है। तो जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर कैसा होगा? जब भी हम बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को देखेंगे तो कब देख पाएंगे? जब एक पर्सन का दूसरी चीज के साथ या दूसरे पर्सन के साथ में वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, जैसे वो कैसे बात करता है, वो कैसे मतलब दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट करता है, वो उस बिहेवियर, वो सारे जो कैरेक्टर होंगे या वो सारे जो एलिमेंट होंगे वो आपके बिहेवियरल में आएंगे। ठीक है, एटीट्यूडनल जो होता है वो एक तरीके से एटीट्यूडनल में हम जब राइट और रॉन्ग की बात करेंगे तो वो आपके एटीट्यूडनल में आएंगे कि उसका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड का मतलब कि उसका रुझान कैसा है, कि वो इस तरफ है या उस तरफ है, वो कैसा, मतलब ये समझिए कि जब एटीट्यूड आएगा तो वहां पे हम वो सही है गलत है इन चीजों पे फोकस करना। और बिहेवियर का मतलब हुआ कि वो दूसरे लोगों से कैसे बात कर रहा है, उसका अंदर से उसका मोटिवेशन कैसा है दूसरे पर्सन के लिए। तो बिहेवियर इज अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट टुवर्ड अदर पर्सन टुवर्ड इन अ सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें होंगी? उसका कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग और टीचर इंथुजियाज्म, ये तीन चीजें आपकी आएंगी बिहेवियर में। ठीक है, अ पॉजिटिव बिहेवियर टीचर बिकम अ इफेक्टिव टीचर। सो क्या क्या हो जाएगा? कम्युनिकेटिंग, जो टीचर कैसे कम्युनिकेट करता है, मैनेज और मॉनिटरिंग, और टीचर का इंथुजियाज्म, ये उसका बिहेवियरल होगा, बिहेवियरल। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड, ठीक है, टीचिंग यूज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर लर्नर सेंटर। इसमें हमें बताना है कि लर्नर सेंटर कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क, चॉक एंड टॉक, लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल्स, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में की हुई हैं कि एक आता है आपका स्टूडेंट सेंटर, एक होता है आपका लर्नर सेंटर, सॉरी एक होता है आपका टीचर सेंटर, दूसरा आपका होता है लर्नर सेंटर, और एक होता है आपका दोनों का मिक्स, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों मिक्स जो है कम्युनिकेट करके टीचिंग और लर्निंग होती है। तो अगर हम टीचर सेंटर की बात करें, टीचर सेंटर का मतलब क्या है? जहाँ पे हर एक चीज टीचर के ही कंट्रोल में है। इस सेंटर में कौन होगा? टीचर होगा। तो चॉक एंड टॉक हो गया, लेक्चरिंग एंड अवॉइडिंग, लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल टीम टीचिंग, ठीक है, वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सारी तरह की बातें आपकी कैसी होंगी? टीचर सेंटर। और वहीं स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर में कहाँ क्या होगा कि जहाँ पे लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है वो सेंटर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, जैसे कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? एज इट इज एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट, जैसे नेचुरल सेटिंग में काम नहीं करना, जो भी काम करना है उसको एक उसका सिमुलेशन बना देना। ठीक है, जैसे पायलट वगैरह जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं ना तो वो सिमुलेशन में करते हैं। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का जैसे एग्जाम्पल मैंने क्लास में आपको वीडियो लेक्चर में ही बताया था, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है कि किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो ऐसे रोल प्लेइंग करना, जैसे कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, कोई कार्टून बन गया, कोई बुढ़ा, कुछ ऐसे, तो रोल प्ले क्लास में हर स्टूडेंट को कोई ना कोई एक करेक्टर दे देना जिससे कि बच्चों के समझ में आए। ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, केस स्टडी मेथड, किसी एक चीज पे डेप्थ स्टडी करना। ठीक है, ओपन लर्निंग, ठीक है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको PSI भी बोलते हैं।
असाइनमेंट एंड इंटरैक्टिव सेशंस, ये सारे जो मेथड हैं वो स्टूडेंट सेंटर हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा, जहां पर इन्वॉल्व होंगे टीचर और लर्नर, दोनों ही इन्वॉल्व होके काम करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैनल डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये सब इमेज मैंने इसलिए लगा रखी है जिससे कि आप अच्छे से चीजों को समझ पाएं। और अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ में कम आ रहा है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जरूर से, जो मैंने एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर बना रखी है, उसे आप देखिए, तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पर कौन कौन सा होगा लर्नर सेंटर में, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपका कैसा होता है, जहाँ पर बच्चा तो इन्वॉल्व होता है और टीचर भी, तो ये किस में आता है, ये तो मिक्स में आता है। चॉक एंड टॉक ये टीचर सेंटर है। लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल, लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर आप दे रहे हो, चाहे आप ऑडियो से दे रहे हो, ऑडियो विजुअल से दे रहे हो, चाहे आप क्लास में दे रहे हो, तभी ये टीचर सेंटर ही होगा दोनों ही केसेस में। कंप्यूटर एडेड सेंटर ये होगा आपका स्टूडेंट सेंटर, और सिमुलेशन ये भी आपका स्टूडेंट सेंटर होगा। सो डी एंड ई, आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस। इसमें इसको हमें मैच करना है। तो फॉर्मेटिव जो कि आपकी ड्यूरिंग दी स्टडी होती है, सबमेटिव जो कि एंड ऑफ द स्टडी होती है, जो एंड ऑफ द सेमेस्टर हो गया, एंड ऑफ द ईयर हो गया, तो वो समेटिव इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में क्या हो गया कि मेरा एक क्राइटेरिया है, जैसे कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि यूजीसी नेट का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 55% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है, तो ये क्या हो गया क्राइटेरिया, जिस बच्चे की भी 55% मार्क्स है वो आ सकता है। नॉर्म रेफरेंस में क्या हो गया कि उसी क्लास में से या उसी जगह में से किसी एक को मैंने उठाया और उसको 100, जैसे कि बोला कि वो स्टैंडर्ड हो गया, अब ये जिसका आएगा उसको ले लिया जाएगा, ठीक है, वो हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। अब हम अपनी क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, जो ड्यूरिंग द स्टडी हो। अब क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, परसेंटाइल, रैंक, स्टैंडर्ड, स्कोर यूज फॉर रिपोर्टिंग। अच्छा, अगर हम रैंक दे रहे हैं, ठीक है, रैंक का मतलब क्या हो गया, रैंक किस में दी जाएगी, जो हमारा नॉर्म रेफरेंस होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज से, वहां पर हम रैंक देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए ड्यूरिंग द स्टडी होगा ना, जब बच्चे में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ये आपका थर्ड होगा, ए थर्ड, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडी होता है, इम्प्रूवमेंट आप वहीं पे देख सकते हैं। इट्स इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड, कितना बच्चा सीख चुका है, ये जज कर रहे हैं यहाँ पे। जजमेंटल कौन सा होता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। सो ए का आपका 3 होगा, बी का 4 और सी का आपका 2 हो जाएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस, स्टैंडर्ड इंडिकेटिव मास्टरी, और डी का 1। सो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन यूजिंग दी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। अभी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया हुआ है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव या हाइपोथेटिको इंडक्टिव ये क्या होता है। जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव होता है ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह होता है, और हाइपोथेटिको इंडक्टिव ये आपका क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव कौन सा होगा, इंडक्टिव। पैराडाइम्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीक्वेंस कौन सा होगा, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in which of the following hypothetico-deductive research paradigms which of the following sequence is considered appropriate। यानी कि यहाँ पे जो hypothetico-deductive research होती है उसमें क्या तरीका होगा, हमारे जो रिसर्च है उसमें उसका क्या सीक्वेंस होगा। तो नॉर्मली देखिए मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया हुआ है हाइपोथेटिको डिडक्टिव, हाइपोथेटिको इंडक्टिव। हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो होती है वो एक तरीके की आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। इसको हम कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक आइडिया आता है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडिया जनरेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस की हम पहले फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, फिर हम जर्नलाइजेशन और कंक्लूजन पर पहुंच। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आंसर क्या है।
हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या इसे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। एस्टैब्लिशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एट द जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये इस वाले से बेटर है। हाइपोथेसिस मेकिंग, एस्टैब्लिशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, अब यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाना फिर रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट करना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस मेकिंग, फाइनलाइजिंग दी रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी गलत हो गया। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन तो बी वाला होगा, जहां पर हम पहले रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे कि अब ये आपका यहाँ पर देखिए, एक ये आपका 2019 का शायद पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा था कि ग्राउंडेड थ्योरी का सीक्वेंस क्या है। अब ग्राउंडेड थ्योरी कैसी होती है? आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसको हाइपोथेटिको इंडक्टिव भी कहते हैं। इंडक्टिव, ठीक है, हाइपोथेटिको इंडक्टिव। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कैसे होता है, पहले जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होता है, ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, सैम्पल थ्योरेटिकल डिसाइड, जो भी सैंपल होगा उसको हम डिसाइड करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर थ्योरी का जनरेशन होगा। इस तरीके से जो रिसर्च होती है वो हाइपोथेटिको इंडक्टिव या ग्राउंडेड थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो देखिए एक साल कैसा पेपर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आ रहा है, बहुत सिमिलैरिटी है। तो आप प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन को करेंगे विद कॉन्सेप्ट, तो ये डेफिनेट है कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है पेपर 1 में। अगर मैंने 80 मार्क्स लाए, अगर मेरे 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपके भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पे जानना चाहता है कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होती है। तो मैंने आपको रिसर्च जो एप्टीट्यूड वाली सीरीज है उसमें बताया हुआ है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पे डिटेल लेक्चर है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अभी जरूर आप देखिएगा। तो पॉजिटिविज्म में क्या होता है, पॉजिटिविज्म जहां पर हम सेंसेस से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या होता है, डायरेक्ट एनकाउंटर की बात होती है। तो पॉजिटिविज्म एक तरीके से आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च होती है, ठीक है। अब देखिए, पोस्ट पॉजिटिव रिसर्च एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट रिलेवेंट ओनली इफ सपोर्ट द एक्शन, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो होती है वो क्या कौन कौन सी होती है, फिनोमेनोलॉजिकल, ये आपने नहीं लिखा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ये 3 रिसर्च होती हैं जो कि आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म की रिसर्च होती है। अब एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे भी समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड डिस्क्राइब अ कल्चर, किसी कल्चर को डिस्क्राइब करना। अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो रिसर्चर होगा वो वहां पर जाएगा, पार्टिसिपेंट उसको ऑब्जर्व करेगा, लोगों को देखेगा, कम्युनिटी को, उनको अच्छे से उसी एनवायरमेंट में रह करके चीजों को समझेगा, ठीक है। एंड प्रोवाइडर इनसाइडर पिक्चर, इनसाइडर पिक्चर किसी कम्युनिटी की, मतलब बिल्कुल वहां पे रह करके तभी उस चीज को वो समझ पाएगा। रिसर्चर कैन गो एंड लिव इन द स्पेसिफिक कम्युनिटी वेयर द रिसर्च इज डूइंग, कंडक्ट एंड स्टडी द कल्चर, देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। सो एथनोग्राफिक ऐसी रिसर्च होती है, ये आपके सोशल साइंस में मेनली होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथनोग्राफिक। क्यों? क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में फिनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफिक और एक्शन रिसर्च, आपके ये तीनों जो भी पार्ट है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म के ही पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ कॉलेज टीचर, ठीक है, प्लान करता है रिसर्च प्रोग्राम के लिए इन विच ही शी इंटेंड टू इम्प्रूव सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हर क्लासरूम क्लाइमेट ड्यूरिंग द टीचिंग। जो टीचर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि क्लासरूम के एनवायरनमेंट जो है जब टीचिंग का टाइम हो उसको इम्प्रूव करना चाहता है। इम्प्रूव कम इन द सेंस कि मतलब बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई करें, उनके इमोशनल एस्पेक्ट को भी अटैच करना चाहता है, तो उस पर वो इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करना चाहता है, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी रिसर्च करे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड कंसीडर एप्रोप्रिएट इन इट कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा रिसर्च मेथड बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या मैंने बताया था, जहां पर भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता हो और इसमें हम
देखते हो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको जब हम चेंज करें तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तब हमारा एक्सपेरिमेंटल होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जो जैसे ही जो भी चीजें हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, एज इट इज उनको डिस्क्राइब कर देना, जो सिचुएशन है एज इट इज डिस्क्राइब कर देना, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। और डिस्क्रिप्टिव के मैंने आपको पार्ट्स भी बताए थे कि कौन कौन से आपके डिस्क्रिप्टिव के टाइप्स ऑफ मेथड के अंदर आता है। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन से वो 3 पार्ट थे जो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप ऑफ रिसर्च और थी, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट थी। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या हुआ, जब हमारी रिसर्च जो है हिस्ट्री से रिलेटेड हो। अब बताइए, आप यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इमोशनल जो एस्पेक्ट्स है, एक टीचर जो है वो अपनी क्लास का चेक करना चाहता है बच्चों का, उसको इम्प्रूव करना चाहता है, तो ये क्या हिस्ट्री की बात हो रही है? हम तो भाई करंट इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड तो होगा नहीं। ठीक है, अब आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च ही बेसिकली यहाँ पे इसका आंसर होगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च हम कब करते हैं, ज्यादातर ये एजुकेशनल फील्ड में होती है, और यहाँ पर हम तत्काल रूप से चीजों को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च की यहाँ पर कुछ वो है, इससे रिलेटेड कोई थ्योरी भी लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक तत्काल रूप से एक सुधारात्मक अप्रोच होती है, एक सुधारात्मक पहल होती है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इट इज इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ठीक है, सो एक्शन रिसर्च इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द रिसर्च आर लीस्ट वुल्नरेबल। यहाँ पे जानना चाहता है कि कौन से स्टेप में लीस्ट वुनरेबल होगा। वुनरेबल का मतलब होता है कहाँ, मतलब कमजोर हो जाना, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेप होता है जहां पर रिसर्च बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि प्लेगरिज्म ज्यादा हो जाता है, तो वो होता है वुनरेबल। तो यहाँ पे पूछा है कि लीस्ट मतलब कम से कम वुनरेबल कौन सा होगा, वो बताना है। तो बताइए, अब मैं बताती हूँ कि वुल्नरेबल कहाँ पर होता है। बेसिकली जो आपका रिसर्च आपकी कहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जब भी एक आप ये याद रखिए DDR, ठीक है, यानी कि जब डेटा कलेक्शन की बात आती है, ठीक है, डेटा जो जब हम कलेक्ट करते हैं उस जगह पे आपका जो है बहुत ज्यादा वुल्नरेबल होता है। जब रिजल्ट हम बनाते हैं, तब रिसर्च जो आपकी होती है वो काफी वुल्नरेबल होती है। अब आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल, रिसर्च के वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे तो वेरिएबल वही डिफाइन होंगे, वो वुल्नरेबल कैसे हो सकता है। ठीक है, डिफाइन द रिसर्च वेरिएबल, रिसर्च की वेरिएबल, ये फिर से वही बात हो गया, तो ये तो लीस्ट वुल्नरेबल हो गया। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसीजर, डेटा कलेक्शन के टाइम पे जो है रिसर्च बहुत ही ज्यादा वुल्नरेबल होती है। डेटा के एनालिसिस के टाइम पे रिसर्च वुल्नरेबल होती है। रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे रिसर्च वुल्नरेबल होती है। तो कम नहीं होगी, ए और बी में नहीं होगी, सो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ रिसर्च राइटिंग। जब मतलब कि जब रिसर्च राइटिंग की बात कर रहा है, रिसर्च राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जहां पर हम अपनी पर्सनल व्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको पर्सनलिस्टिक स्टाइल का मतलब हो गया पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो कौन सी रिसर्च होगी? अब देखिए, वो ऐसी रिसर्च होगी जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव टाइप की, मतलब जहां पे हम चीज डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं ना, क्वालिटेटिव रिसर्च एक वैसी रिसर्च होती है। ठीक है, अब ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी ये मैंने बताया था बॉटम अप अप्रोच होती है ना, नीचे प्रॉब्लम होगी और ऊपर उसका सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे थ्योरी को डेवलप किया जाएगा, ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कि उससे एक नई थ्योरी जनरेट की जाए। तो ये कैसी हो गई? ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई। एक्सपेरिमेंटल, ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, यहाँ पे पार्टिसिपेंट अपने ऑब्जर्व से चीजों को ऑब्जर्व करेगा, फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकालेगा। तो ये कैसा हो गया? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ की क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिख सकता है, बता सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च,
इसमें रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा जाएगा, जैसा भी उसको डेटा, जैसे भी एविडेंसेस मिलेंगे वो वैसी ही चीजों को बताएगा। सो यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, उसका खुद का व्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, केस स्टडी जो होती है वहां पे रिसर्च के अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ई हो जाएगा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा और ग्राउंडेड थ्योरी। ACE आपका यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जब पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख सकता हो, डिस्क्राइब कर सकता हो, बता सकता हो, तो वो पर्सनलिस्टिक स्टाइल होगी। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे डी हो गया। आपके सामने ये पैसेज है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैसेज समझ लेते हैं क्या है। मोर जनरली today's business to business market are using a wide range of digital and social marketing approaches where website, blogs, and smartphone apps to mainstream social networks such as Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter to reach the business customer and manage the customer relationship anywhere, anytime. तो यहाँ पे बता रहा है कि आजकल का जो वो तरीका हो गया है मार्केटिंग का, मतलब कस्टमर तक पहुंचने का, वो आपका ऑनलाइन मेथड हो गया है कि किस तरीके से हम सोशल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचे। ठीक है, डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग हैज रैपिडली बिकम अ न्यू स्पेस फॉर एंगेजिंग बिजनेस कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल और सोशल मार्केटिंग जो है वो एक मेथड हो गया जिससे कि हम अपने कस्टमर को इंगेज कर सके। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ई प्रोक्यूरमेंट यील्ड मैनी बेनिफिट। बिजनेस टू बिजनेस से मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पा रहा है, जैसे जैसे हम अगर हम ई मार्केटिंग के थ्रू जाते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट कमा पा रहे हैं। कैसे कमा पा रहे हैं, तो पहला तरीका जो है, द फर्स्ट इज टू सेव द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेव हो गई, क्योंकि देखिए आपका एडवर्टीजमेंट करने का पहली बात तो तरीका चेंज हो गया। अब आपको कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप उसको मेल करके, मैसेज करके, सोशल मीडिया के थ्रू आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो गई। रिजल्ट इज मोर एफिशिएंट परचेजिंग, और जो परचेजिंग है वो ज्यादा एफिशिएंट हो गई, यानी कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा सेल हो रही है। फॉर बोथ बायर एंड सप्लायर, दोनों के लिए ही बेटर हो गया। प्रोक्यूरमेंट रिड्यूस द टाइम बिटवीन द ऑर्डर एंड डिलीवरी। जो ई प्रोक्यूरमेंट है, जो जैसे कि ई मेथड है लोगों के मिलने का, मार्केट करने का, तो उससे क्या हो गया कि टाइम भी सेव हो गया, फास्ट डिलीवरी हो गई और जल्दी जल्दी हम ऑर्डर को डिलीवर भी कर पा रहे हैं। एंड अ वेब पावर्ड परचेजिंग प्रोग्राम एलिमिनेट दी पेपर वर्क, और पेपर वर्क को भी ये बहुत कम कर दिया। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा आजकल बहुत जगह तो जाओ तो वहां पे बिल जो है ऑनलाइन मोबाइल पे आ जाती है, बिल निकाल के भी नहीं देते, तो एक तरीके का वो भी पेपर वर्क खत्म हो गया। एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट and order procedure and help the organization to keep better track of all purchases. Finally, beyond the cost and time saving, यानी कि कॉस्ट और टाइम सेव तो हो ही रहा है प्रोक्यूरमेंट से, फ्री बेस्ड परचेजिंग पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ बजटरी एंड पेपर वर्क। और बता क्या रहा है कि जो फ्री परचेजिंग पीपल है फ्रॉम अ लॉट ऑफ बजटरी एंड पेपर वर्क जो है वहां से भी फ्री हो गए। इन टर्न इट्स फ्री देम टू फोकस ऑन मोर स्ट्रैटेजिक इश्यूज। और ये मतलब क्या हो रहा है कि जब लोगों के पास टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो और स्ट्रेटेजिक इशू पे फोकस कर पा रहे हैं। कौन कौन से, सच एज फाइंडिंग बेटर सप्लाई सोर्स एंड वर्किंग विद द सप्लायर टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड डेवलप द न्यू प्रोडक्ट। कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, नया तरीका ढूंढ ले रहे हैं, सप्लाई का बेस्ट वे ढूंढ सकते हैं जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट तरीके से सप्लाई कर पाए अपने प्रोडक्ट की। द रैपिडली एक्सपैंडिंग यूज ऑफ ई प्रोक्योरमेंट हाउएवर आल्सो प्रेजेंट सम प्रॉब्लम। अब ये जो नया जो ई मेथड आया है मार्केटिंग का और कस्टमर तक पहुंचने का, उसमें इतनी सारी बेनिफिट तो हैं, बट हाउएवर आल्सो प्रेजेंट सम प्रॉब्लम, बट कुछ प्रॉब्लम भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम that the internet make it possible for supplier and customer to share the business data and even collaborate on product design. It can also erode decades old customer supplier relationship. और इससे क्या हो रहा है कि जो उस कस्टमर और सप्लायर की रिलेशनशिप है वो भी काफी कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग तरीके से मिल करके उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। Many buyer now use power of internet. जो buyers हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं to pit supplier against one another and search out the better deal.
और जो बायर हैं, जैसे हम आप भी देखते होंगे कि सेम चीज आप मिंत्रा पे भी देखते होंगे, अमेजोन पे भी देखते होंगे, और कुछ और ऐप होती होगी वहां भी आप देखते होंगे। फिर उसको देखते हो कि जहां बेटर डील हो रही है वहां से आप खरीद लेते हो। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो जो परचेज करने वाले जो बायर हैं वो भी जो है अपना जो है बेटर डील देखने की कोशिश करते हैं किसी प्रोडक्ट को टर्न अराउंड टाइम एंड परचेज बाय परचेज बेसिस। ठीक है, तो वो अपने बेसिस पे परचेज कर लेते हैं। ई प्रोक्यूरमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। जो ई मार्केटिंग है या जो ई तरीका है खरीदने का, ऑनलाइन तरीका है खरीदने का, वो काफी मतलब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो होम शॉपिंग ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट थ्रू बेसिक इंक्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि मतलब कुछ कीवर्ड्स के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू डेटा को मतलब कंट्रोल कर सकना। ठीक है, द सिक्योर एनवायरनमेंट दैट बिजनेस नीड टू कैरी आउट कॉन्फिडेंशियल इंटरैक्शन इन सम टाइम स्टिल लैकिंग। और कभी कभी क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट है उस वहाँ बिजनेस का, उसको बहुत जरूरी है इसको सिक्योर करने की, इसका डेटा जो है इसको सिक्योर करने का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका पैसेज का जो है वो आपके सामने है। व्हाट इज द करंट स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर। बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर जो है उसमें उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, करंट स्ट्रैटेजी क्या है। सर्चिंग फॉर न्यू बिजनेस स्पेस, एक्सप्लोरिंग न्यू कस्टमर रिलेशन, लेस डिपेंडेंट ऑन द सोशल मार्केटिंग और मोर एंड मोर डिजिटल बिजनेस। तो वो क्या कर रहा है, जो मेन उसकी स्ट्रेटेजी है वो मोर एंड मोर बिजनेस पे जा रहा है ना, यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग अप्रोच। सो इसका आंसर मोर एंड मोर यूज ऑफ डिजिटल बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेनिफिट ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट, यानी कि ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है उसका बेनिफिट क्या है। कॉस्ट रिडक्शन, क्विक डिलीवरी, लॉन्गर टाइम स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट और एम्फैटिक परचेज। तो हमने पैसेज में देखा कि यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट सेव इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम यहाँ पर सेव कर पाते हैं, मोर एफिशिएंट परचेजिंग हो पा रही है, बायर और सप्लायर रिड्यूस द टाइम बिटवीन द डिलीवरी। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है और क्विक डिलीवरी, आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछ रहा है व्हाट कैन बी स्ट्रैटेजिक इशू, कौन सा इसमें से स्ट्रैटेजिक इशू होगा एज अ रिजल्ट ऑफ लेस पेपर वर्क। जब लेस पेपर वर्क हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, मोर इन्वेस्टमेंट सप्लाई, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशन। क्या चीजें सामने आई, तो फोकस ऑन मोर स्ट्रैटेजिक इश्यूज, मोर स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे फोकस किया, सच एज फाइंडिंग बेटर सप्लाई सोर्स एंड वर्किंग विद द सप्लायर, रिड्यूस कॉस्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जब पेपर वर्क कम हुआ, देखिए यहाँ पे एलिमिनेट दी पेपर वर्क, तो किस चीज पे फोकस कर पाए, नया प्रोडक्ट बनाने में फोकस कर पाए। सो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन बी द मेन इशू विद ई प्रोक्यूरमेंट। कौन सा मेन इशू होगा, जो मेन इशू किस बारे में यहाँ पे डिस्कस करता है जब हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट परचेज फॉर बोथ बायर एंड सप्लायर, डिफरेंट परचेजेस हो रहे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें परचेज कर रहे हैं। शेयरिंग बिजनेस डेटा विद द कस्टमर, कॉम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड बेटर परचेज डील। इशू क्या होगा यहाँ पर, जब हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेन चीज क्या हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट पे मेन फोकस किया जा रहा है कि बेहतर तरीके से जल्दी हम प्रोडक्ट को सप्लाई कर पा रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फोकस ऑफ द पैसेज, जो मेन फोकस है पैसेज का वो किस चीज पे है, पावर ऑफ सप्लायर पे है, बेसिक बिजनेस डेटा इंक्रिप्शन पे है, द सप्लाई साइड ऑफ बिजनेस है और क्रिटिकल फीचर ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। सो हमने पूरा पैसेज में क्या देखा कि ई प्रोक्यूरमेंट पे ही बात हो रही थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात हो रही है व्हेन sender and the receiver interchange their role in respect of sending and receiving the message is called। कह रहा है कि कम्युनिकेशन में जो सेंडर और रिसीवर है वो जब अपनी इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इंटरचेंज अपना रोल को इंटरचेंज करते हैं, मतलब सेंडर रिसीवर है, कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है, इंटरचेंज कर रहे हैं अपने रोल को। तो वो कौन सा मेथड होता है, यूनिवर्सल मॉडल होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, सिंगुलर फ्लो होता है और प्लूरिस्टिक अप्रोच होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल।
अब ये समझिए, देखिए जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये आपका इस बार जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है 2021 वाला जो अभी हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था ट्रांजैक्शनल मॉडल से रिलेटेड। तो इसको समझिए, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है, जब सेम टाइम पे सेंडर रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, तो वो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है। ठीक है, यहाँ पे एनकोडिंग हो रही है, डिकोडिंग हो रही है, फिर ये भी इनकोडर बन जा रहा है और ये भी डिकोडर बन जा रहा है। तो इस तरह की जब बात होती है तो वो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता है। द ट्रांजैक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा एट द सेम टाइम होगा, ठीक है, कभी सेंडर और रिसीवर जो है इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में और दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। हियर बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज मस्ट बी एक्टिव एट द सेम टाइम। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये सेम क्वेश्चन आपका इसी तरीके का ट्रांजैक्शन मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आया था। तो इसका आंसर ट्रांजैक्शनल मॉडल होगा। नेक्स्ट क्या है, अ टीचर हु इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। एक टीचर है वो इनकरेज करता है बच्चे को कि वो पार्टिसिपेट करे कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो वो क्या चीज, कौन कौन सी चीजें होंगी जिससे वो इनकरेज करेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट व्यू, देखिए टीचर कभी भी स्टूडेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट व्यू के लिए बात करने के लिए उसको इनकरेज नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन में बात करने के लिए इनकरेज करेगा। सो ये नहीं होगा। सेल्फ स्टीम, यस, सेल्फ स्टीम से रिलेटेड बात जरूर होगी। सो सेल्फ स्टीम से रिलेटेड बात जरूर होगी। क्लासरूम परफॉर्मेंस, यस, क्लासरूम परफॉर्मेंस भी इन्वॉल्व होगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यस, बच्चे के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी और सी, बी सी डी, बी सी डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप डिस्कशन, ओके, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सम पार्टिसिपेंट इंटर ऑफरी बिग चिप्स ऑन देयर शोल्डर। बिग चिप अपने शोल्डर पर लगा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीजन क्या बताता है इसका, देयर आर एंटागोनिस्ट पीपल हु आर क्लेम एंड लिस्टेड इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया कि जो चीजों से अपोजिशन में जा रहे हैं, जिनको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, डिसलाइक करना, अपोजिशन में जाना, तो वो जो चिप लगाकर आ रहे हैं वो कैसे, वो एंटागोनिस्ट पीपल है और पीपल हु आर काम एंड लिस्टेड। तो यहाँ पर ऊपर तो इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं कर रहा है, पर तो सिर्फ बताया कि कुछ पार्टिसिपेंट है ग्रुप डिस्कशन में, कुछ अपने जो है शोल्डर पे चिप लगाकर आते हैं। सो इसमें तो ज्यादा कुछ बताया नहीं है। सो इसका आंसर ए है, ए करेक्ट, और इस आर रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आपके सामने है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है, इसको मैच कराना है। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर है और यहाँ पे उसका कौन सा तरीका होगा ये एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा है। तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज और कल्चरल। देखिए जब फिजिकल बैरियर आएगा, जैसे कि मैं ये वीडियो लेक्चर है आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब फिजिकल बैरियर जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा हो और मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये क्या सा हो गया, फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि अगर आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट आप साइकोलॉजिकल यानी कि आपके माइंड में कुछ और बातें चल रही हैं, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। इनऑडिबल वॉइस, वॉइस ऐसी है कि मतलब समझिए कि मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया कि वॉइस इतनी धीमी है कि आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। सो इनऑडिबल वॉइस, ये तो आपका फिजिकल से हो गया, यानी कि ए का 4 हो गया, ए का 4 यहाँ पर दिखता है। अब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड में पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा हो, तो प्री डिस्पोज नोशन, नोशंस का मतलब कुछ आइडियाज होते हैं, माइंड में कुछ आइडियाज जनरेट होते चले जा रहे हैं। सो बी का 3 हो जाएगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हो गया डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेम ही चीज को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातें बोलते हैं। सो सी का हो जाएगा 1। एंड कल्चरल, कल्चरल का मतलब क्या हो गया कि स्टीरियोटाइप, कल्चर, अपने कल्चर से चिपक के रखना, जैसे कि बहुत ज्यादा हमेशा ट्रेडिशनल चीजों की तरफ भागना, तो स्टीरियोटाइप हो गया ना कि धकियानुसी, मतलब आप उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज। बहुत ज्यादा कई फैमिली में आप देखते होंगे लोग बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, बट फिलहाल आज तो बहुत लोग आजकल तो बदल जाते हैं। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस होगा, ठीक है, टेक प्लेस, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जब एजुकेशनल पर्पस के लिए वो हो रहा हो,
कम्युनिकेशन हो रहा हो तो क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स होंगे। तो कम्युनिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले एक सोर्स होगा, ठीक है, जैसे टीचर है, टीचर हूं मैं, तो मैं एक सोर्स हो गई। अब क्या होगा, सोर्स होगा, फिर मेरे पास क्या होगा, एक कोई ना कोई सोर्स को क्या बोला गया कि इसको एनकोडर भी बोलते हैं, सोर्स को एनकोडर भी बोलते हैं। अब क्या होगा, मेरे पास कुछ ना कुछ मैसेज होगा, ठीक है, कुछ मैसेज होगा, यानी कि मैं कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, तो मेरे पास कोई मैसेज होगा। फिर मैसेज होगा, उस मैसेज को मैं लिखूंगी और उसके बाद वो मैसेज क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई डिकोडर होगा, जैसे आप स्टूडेंट हो गए, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसका फीडबैक होगा। तो ये तरीका होता है। तो सोर्स, ठीक है, फिर इनकोडर, फिर उसके बाद मैसेज, फिर डिकोडर और फीडबैक। तो ये सही सीक्वेंस लिखा हुआ है ABCDE, यही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, अ मैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ लोकेशन A टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। जब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसा कुछ भी आए तो अपनी कॉपी पे एक इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, हमेशा इधर ईस्ट लिखिए, इधर वेस्ट लिखिए, इधर नॉर्थ लिखिए, इधर साउथ लिखिए, सबसे इजी तरीका होता है, ठीक है। अब मैन कह रहा है वॉक करता है 3 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड दी हुई है फ्रॉम लोकेशन A टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन फॉर एन आवर। अब देखिए इसका एक सिंपल मेथड होता है, v इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हमें क्या दिया, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब आवर में ही है, तो 3 आ जाएगा। 3 किलोमीटर वो चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर वो चला। Now, then turning the left walk at the speed of 1.5 kilometer per hour for 6 hour. तो 1.5 hour for 6 hour, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। अब यहाँ पे बताना क्या है, किस साइड जाता है, वो इधर से जाके लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इधर कहीं आएगा, ठीक है। और वो जाता कितनी है, 9 किलोमीटर जाता है। ये क्या था, A से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पहुंचा B पर, वो लोकेशन क्या होगी, B होगी, ठीक है। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B, A एंड B की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बतानी है। अब देखिए ये कितना सिंपल है, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, उससे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाला जाए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये आपका हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे O लिख दूं तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। अब BO का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो ये कितना आ जाएगा, 90। अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 का रूट, है ना। AB इज इक्वल टू 90 का रूट। अब 90 का रूट का मतलब क्या हो गया, 3√10। 3√10 का लगभग 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसका आंसर अप्रॉक्स जो है वो आपका D वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक आपका क्यूब होता है, ठीक है, एक क्यूब होता है और एक क्यूबॉइड होता है। तो जो क्यूब होता है उसकी ऑल साइड सेम होती है, यहाँ पे बात क्यूब की हो रही है जहाँ पे ऑल साइड सेम होती है। तो उसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। द चेंज बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज 1%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये बताना है। यानी कि ये कहना चाहता है कि एक क्यूब है, ठीक है, उसकी साइड क्या है, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब साइड उसकी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू H, आपने पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अब क्यूब है तो सब कुछ सेम ही रहेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1000 आ गया। ये तो वॉल्यूम आ गया जब इनिशियल। अब कह रहा है कि जो उसका जो साइड है वो 1% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि पहले कितना था, आफ्टर इंक्रीज, साइड आफ्टर इंक्रीज, साइड आफ्टर इंक्रीज कितना हो जाएगा, जब 10% में 1
10 सेंटीमीटर में 1% इंक्रीज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10.1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, अब इसका अगर वॉल्यूम निकाले तो क्या होगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, 10.1 का क्यूब। पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा तो कैसे बताया था परसेंटेज इंक्रीज निकालने का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिससे कि हम निकाल सकते हैं। सो देखिए हम यहाँ पर पहुंच गए थे, ये आपको कितना आएगा 1030। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1030, ये आपका आ जाएगा नया वॉल्यूम। ठीक है, अब आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है 1030, और जो इनिशियल था वो 1000 था, और इनिशियल कितना है 1000 है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 3%, अराउंड 3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पे नंबर सीरीज दी हुई एक्स को बताना है। तो अब यहाँ पर आप पॉज कीजिएगा, सोचिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। तो देखिए 2 है, इसको मैं बता देती हूँ, 1 का क्यूब करेंगे +1। ठीक है, 2 का क्यूब कीजिए +2। ठीक है, 3 का क्यूब कीजिए +3, 4 का क्यूब +4 और 5 का क्यूब +5, तो आ जाएगा 130 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, अ हाउसहोल्ड incurs a certain expenditure on a consumption of a commodity of a given month। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 20%, यानी कि कोई सामान था उसका प्राइस जो है 20% कम हो गया। ठीक है, और उसका कंजम्पशन जो है बढ़ा लिया 20%। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउसहोल्ड। ये कह रहा है कि कोई सामान है, सपोज इज कि मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ, कोई सामान है वो 100 रुपीज पर kg, ठीक है 100 रुपीज पर kg मिलता था और 1 kg कंज्यूम करते थे, 1 kg क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। अब क्या हुआ कि उसका जो प्राइस था वो 20% लेस हो गया। अब 100 का 20% क्या होगा 20, तो 20 इसमें से लेस करेंगे तो कितने का हो जाएगा 80 रुपीज का आने लग जाएगा, 80 रुपीज पर केजी आने लग जाएगा। और अभी कंजम्पशन कितना कर रहा है कि 20% कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया, यानी कि हम कितना खरीदने लगे 1 kg प्लस 200 ग्राम और खरीदने लग गए। तो कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंडिचर पे जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जितना भी होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए अब कितने का मिलता है 80 रुपीज का मिलता है और हमने क्या किया है 20% और बढ़ाया है, यानी कि अब ये बताइए कि 100 ग्राम कितने का मिलता होगा 8 रुपीज का। ठीक है, तो अब कितना ग्राम हमको कितना लेना है 200 ग्राम लेना है, तो 200 ग्राम कितने का होगा 16 रुपीज का होगा, यानी कि हमने कितने पैसे स्पेंड किए 80 प्लस 16 यानी 96 रुपीज हमने स्पेंड किए। तो कितना हमारा बच गया, 4 रुपीज बच गया, 4 रुपीज की सेविंग हो गई एक्सपेंडिचर पे। वो आप अब ये जो 4 रुपीज है वो जो पहले एक्सपेंडिचर कर रहे थे विच इज 100 रुपीज, उसका कितने परसेंटेज है, उसका 4% है भाई, 400 का 4% तो रहेगा, सो आंसर 4 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे AEIO है, तो क्या आना चाहिए AEIO U हो जाएगा। अब यहाँ पे C आया है तो A और C के बीच में एक B गायब था। ठीक है, E और F यहाँ पे गायब है तभी तो G आएगा, I J गायब है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि U के बाद क्या आएगा UV, तो V नहीं होना चाहिए बल्कि W होना चाहिए, तो W से ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द 2 प्रोपोजिशन, यहाँ पे प्रोपोजिशन दी हुई है। ठीक है, उनमें कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का बताना है कि इनमें से रिलेशन कौन सा है। अगर अभी तक आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में AEIO
ये चीजें होती हैं। अब ए क्या है, ए होता है यूनिवर्सल, ये होता है पॉजिटिव, पहली बात तो, ठीक है। और ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और ऊपर वाले दोनों ही यूनिवर्सल होते हैं, ऊपर वाले दोनों ही यूनिवर्सल होते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जो ए है ना उसका मतलब होता है यहाँ पर ऑल, और जो ई है उसका मतलब होता है यहाँ पर नो, ठीक है। आई का मतलब होता है यहाँ पर सम, और ओ का मतलब होता है सम नॉट। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑल वाला है, यानी कि हमको ये कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। ऑल फिलोसोफर आर नॉट फॉलिएबल और सॉक्रेट इज नॉट फैलिएबल, सॉक्रेट जो है वो फैलिएबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सॉक्रेट क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया ना, तो पर्टिकुलर वाले यहाँ पर आएंगे, पर्टिकुलर यहाँ पर आएगा। सो इसके और इसके बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो इसके और इसके बीच में ये प्रीडिफाइन होता है कि ये दोनों के बीच में हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी ही रिलेशन होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। सो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि क्या यूनिवर्सल है, अगर ऑल और नो आता है तो वो यूनिवर्सल होता है, सम और सम नॉट होता है, किसी एक पर्टिकुलर की बात होती है तो वो नीचे आता है, ठीक है। इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। और भी रिलेशन होते हैं, उसको मैं अभी यहाँ पर नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो प्रोपोजिशन, यहाँ पे प्रोपोजिशन दी हुई है, ठीक है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अभी ये जानना चाहता कि ये कौन से टाइप की प्रोपोजिशन है। तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, देखिए ये एक फादर ऑफ नेशन की बात हो रही है, तो ये एक तरीके से इसने यूनिवर्सलाइज कर दिया। और ये अफर्मेटिव है क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी नो नहीं आ रहा है, नो नहीं आएगा तो वो अफर्मेटिव होगा, अगर नो या नॉट इस तरह की चीजें आती हैं तो वो निगेटिव होगा। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा एक्सेप्ट वैशेषिका फिलोसफी। देखिए जब अभी मैं आपको इंडियन लॉजिक आपका नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी कि कौन कौन से आपके थिंकर्स हैं, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं और उनके क्या क्या स्कूल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कुछ, जैसे चरवाका है, तो चरवाका का बिलीव करता है प्रत्यक्षा में, प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान मिलेगा उसको चरवाका एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये सब क्या होता है डिटेल में आप इंडियन लॉजिक की क्लास में पढ़िएगा। बुद्धिज्म कौन से नॉलेज, अनुमान और प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको एक्सेप्ट करता है। वैशेषिका बिल्कुल बुद्धिज्म की तरह है कि अनुमान और प्रत्यक्षा से जो मिलता है उस नॉलेज को एक्सेप्ट करता है। और जो जैनिज्म है वो अनुमान, शब्दा और प्रत्यक्षा से जो नॉलेज मिलती है उसको एक्सेप्ट करता है। तो वैशेषिका, हमसे क्या पूछा था, वैशेषिका किससे मानता है, अनुमान और प्रत्यक्षा, AP, ठीक है। अनुमान, हम कोई जो इन्फरेंस अनुमान लगाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज दिखाई दे रही हो तो उससे मानेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कौन सी चीज को एक्सेप्ट करता है, अभी आपके सामने आया। तो बुद्धिज्म यहाँ पे बताया था ना कि अनुमान और प्रत्यक्षा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, अनुमान और प्रत्यक्षा को। अब देखिए प्रत्यक्षा तो यहाँ पर मिल गई, प्रत्यक्षा को हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट अनुमान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बुद्धिज्म एक अपोहा को भी एक्सेप्ट करता है। अपोहा में क्या होता है, मीन्स टू एक्सक्लूड अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी अलग तरीके की चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि कोई भी गलत तरीके की चीज है तो उसको नहीं मानना, उसको रिजेक्ट करना, उसको अपोहा कहते हैं, ठीक है। द डिक्शनरी ऑफ मीनिंग अपोहा का मतलब होता है एक्सक्लूड और एलिमिनेट द ऑब्जेक्ट। क्या क्या चीजों को एलिमिनेट किया गया है जैनिज्म में, इस पे भी फोकस किया गया है, इसको बुद्धिज्म में बताया गया है। सो अपोहा और प्रत्यक्षा, B और E आपका यहाँ पर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का नेचर बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो लॉजिकल होंगे
यानी कि जो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। तो जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं वो या तो आपके वैलिड होंगे या फिर आपके इनवैलिड होंगे, ठीक है। अगर वैलिड हुआ तो साउंड या फिर अनसाउंड होगा, और अगर इनवैलिड हुआ तो अनसाउंड ही होगा। अगर इंडक्टिव है तो स्ट्रॉन्ग और वीक में कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। तो डिडक्टिव है यानी कि टॉप से डाउन की तरफ हम जा रहे हैं, ये हुआ डिडक्टिव। तो जो हम डिडक्टिव में बता सकते हैं ना कि ये वैलिड है, मतलब कि वो सही है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वैलिड या फिर इनवैलिड, क्योंकि हमसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पूछा है, लॉजिकल यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पूछा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके सामने ये डीआई आती है। डीआई में इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। द फॉलोइंग टेबल एम्बेडाई द डेटा ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस इन ईयर वाइज इन टन तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वेजिटेबल है इन टन में प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज लेस देन एवरेज, एवरेज से किस किस ईयर में कम है ये बताना है। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये है पोटैटो, इसके प्रोडक्शन को ऐड कर ले तो आता है 2600, 2600 जो है टोटल प्रोडक्शन हुआ। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकाला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड करके, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा एवरेज, ये आएगा 433। अब किसमें जो है लेस होगा, तो 430 से कौन कौन सा लेस है, सो ये 200 लेस है, ठीक है, ये 300 लेस है, ये 100 लेस है। सो कौन कौन से ईयर हो गए, 2014, 16 और 17, 14, 16 और 17। सिर्फ सी नहीं होना चाहिए, बाकी सब होगा। सो आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या कहता, इन विच ईयर इज द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इज लीस्ट, तो कौन से ईयर में लीस्ट है भाई, यहीं से देख के बता सकते हैं, 2016 में लीस्ट है, आंसर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन द ईयर 18, 18 में ग्रॉस प्रोडक्शन बताना है। सभी को ऐड कर लीजिए, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, टोटल, सम अप, ठीक है। तो 700 प्लस 70 और प्लस 500, ये आ जाएगा 1270, ये आपका ग्रॉस प्रोडक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या कहता, व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द ईयर 2018 टू 19, तो आपने 18 में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 19 में कितना प्रोडक्शन हुआ इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर पता चलता है 1270 और 1490 प्रोडक्शन हुआ। अब कह रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, जब भी परसेंटेज इंक्रीज हो तो क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू में 100, इसको करते जाना है। तो फाइनल में क्या है, 1490 माइनस 1270, इनिशियल कितना था 1270 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 17.2% आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल इज मैक्सिमम, कौन से ईयर में जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर इसको सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें पता ही था कितना आ रहा था 1270, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1490, 1490। अच्छा अब सभी ईयर को मत ऐड करिएगा, कौन कौन सा, 18 करिएगा, 16 करिएगा, 19 करिएगा और 17 करिएगा। तो इन दोनों को तो हमने देख लिया, इसको भी देख लेते हैं। 3 प्लस 400, 440 आएगा और ये 580 आएगा। सो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 2019 में ही सबसे ज्यादा जो है वेजिटेबल प्रोड्यूस हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम। अब ये तो बहुत ही आसान है, रोम तो हम जानते हैं क्या, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी तो आपका यहाँ पे दिया, और CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिस्क होती है ना ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया का क्या मतलब होता है, मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है जो एक ही साथ कई सारे काम कर सके, मल्टी वर्क,
ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब बहुत सारे। तो अब मल्टीमीडिया होगा किसमें, या तो आपके लैपटॉप में हो सकता है, मतलब मोबाइल की बात कर रहा है बेसिकली, तो मोबाइल में मल्टीमीडिया तरीके से काम कर रहा है, तो जहाँ पे टेक्स्ट भी चल सकता हो, ऑडियो भी चल सकता हो, वीडियो भी चल सकता हो, सब कई सारे काम एक साथ चले, वो मल्टीमीडिया हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल आ सकता है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल होगा, वेब बेस्ड लर्निंग हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ओनली डी कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई-कॉमर्स कंपनीज रिक्वायर पर्सनल डेटा टू सर्व द स्टेक होल्डर बेटर, जो ई-कॉमर्स कंपनी है उनको जरूरत होती है पर्सनल डेटा, कंज्यूमर का थोड़ा पर्सनल डेटा मिल जाए जिससे कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट बेटर प्रोडक्ट बना के दे पाए, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता, इन दिस प्रोसेस प्राइवेसी मे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमें बताना है कि क्या सही होगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूमर का थोड़ा उसकी पर्सनल डेटा, उसका प्रेफरेंस क्या है, वो किन टाइप की चीजों को खरीद रहा है, इससे क्या हो रहा है कि उसका जो वो है प्राइवेसी है वो भी कहीं ना कहीं लीक हो जा रही है। सो ऑब्वियसली ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाइथन क्या होता है, ठीक है, तो पाइथन आपको पता होगा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये कोई स्नेक और उसकी बात नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो आंसर ओनली ए होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये पेपर 1 का जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने काफी इंजॉय किया होगा, और जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आने वाले सेशन में उन चीजों को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, और आप इंजॉय कीजिए लर्निंग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।